अच्छा, ये टेस्ट जो था, टेस्ट में एक एडजस्टमेंट आ रही थी, ये तो आपसे कल डिस्कस कर ली थी। दोनों साइड के ऊपर कमीशन पे किया, मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा था कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट। कॉस्ट में खरीदते वक्त का कमीशन भी माइनस करना है, बेचते वक्त का कमीशन भी माइनस करना है। अच्छा मोहतरम, इसके बाद ये एक सवाल था जिसमें था ही सोल्ड ज्वेलरी। पहला सवाल, ऑन 31 मई 18 फॉर 12 मिलियन विच वॉज परचेज 2 years ago फॉर 9 मिलियन। इसका तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा था। अब इसने बेची है ज्वेलरी 12 की, इसकी जेब में पड़े होंगे 12 मिलियन। द ज्वेलरी वॉज हेल्ड फॉर, इसको छोड़े, आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स, जो सेल करके पैसे आए यानी 12 मिलियन, ही परचेज्ड अ रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर 10 मिलियन। फिर उसने जो पैसे बेच के आए उससे 10 मिलियन का मैन्यूस्क्रिप्ट ले लिया और ओल्ड कॉइन ले लिए 2 मिलियन के, यानी वही 12 मिलियन कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स का मतलब है कि पैसे आए तो फिर इसने ये किया। इसका मतलब है इनकी डेट ऑफ परचेज पिछलों की डेट ऑफ सेल बनती है। इसका मतलब ये टाइम पे आएगा, नहीं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। बाकी भी कोने से बैठा करें पहले ही, जल्दी बैठेंगे। इसका मतलब है जो इनकी डेट ऑफ परचेज है, बच्चे कह रहे थे मिसिंग है मैन्यूस्क्रिप्ट की और कॉइन की, ऐसा बात नहीं थी। पिछला जो बेचा है उसके पैसे आके अगर नया खरीदा है तो फिर इनकी डेट ऑफ परचेज गिवन है, ये डेट ऑफ परचेज होगी, ये डेट ऑफ सेल होगी। इनका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम था। ओके, इसके बाद ये जो फ्लैट बेचे थे ना कराची में, और ये जो शेयर्स बेचे थे पब्लिक कंपनी के, क्योंकि 50% तो गवर्नमेंट ओन करी थी, तो इनके ऊपर नीचे जाके सेपरेट रेट लगाने थे आपने टैक्स के। तो वो सेपरेट रेट आई होप आपने लगाए होंगे। इस सोल्यूशन में देखिएगा कुछ लोगों ने सेपरेट रेट नहीं लगाए हुए, इन दोनों के सेपरेट रेट अवेलेबल थे। ओके, और ये जो अदर सोर्स है ना, अदर सोर्स का चैप्टर, इसमें याद रखिएगा कि आपको हर किस्म के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर सोर्स, तो अदर सोर्स के अंदर सेक्शन 40 था जिसमें लिखा हुआ था कि हर किस्म के खर्चे अदर सोर्स के लिए माइनस करने की इजाजत है। सेक्शन 40 में ये लाइन लिखी हुई थी, इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अ रिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस। ये पेज 239 था। हर किस्म का खर्चा अदर सोर्स में माइनस करने की इजाजत है। और अगर आपने प्लांट एंड बिल्डिंग को किराए पे दे दिया है मशीन के साथ, तो फिर तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करने की इजाजत है। इस बुनियाद पर डे टू डे के खर्चे, मैंने आपको बताया था एनी खर्चे में कवर हो रहे हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी डेप्रिशिएट करने की इजाजत है। इस बुनियाद पर जो हमारा सवाल बन रहा था, इस सवाल के अंदर हमने जो रिपेयर की थी वो पूरी माइनस करने की इजाजत है। 1/5 तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में माइनस हो सकता है, ये पूरी माइनस करने की इजाजत है। और इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी पूरी माइनस करने की इजाजत है। तो अदर सोर्स के चैप्टर में याद रखिएगा खर्चे माइनस करने की इजाजत है। कितने लोगों ने 1/5 करके माइनस की थी, कितने लोगों ने पूरी माइनस की थी, कितने लोगों ने माइनस ही नहीं की थी। अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत है। एनी का लस लिखा हुआ था, डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। गिफ्ट उसे मिला है क्रॉस चेक के जरिए, ये तो नहीं जाएगा क्योंकि क्रॉस चेक के जरिए मिला है। और लोन उसे मिला है फ्रॉम हिज फ्रेंड इन कैश, तो लोन फ्रेंड से मिला है कैश में, इस वजह से अदर सोर्स में चला जाएगा। और लोन उसे मिला है भाई से, नहीं, फ्रॉम अ बैंक, बैंक से मिला है, ये तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था बैंक वाला एक्सेप्शन में फॉल करता है। और ब्रदर से जो लोन कैश में मिला है ये भी अदर सोर्स में चला जाएगा। आगे उसका मकसद बताया हुआ था, उसकी जरूरत नहीं है कि लोन इस्तेमाल कहाँ पे किया। क्या चीज, अगर कोई आइटम आपने इंक्लूड नहीं करने कैलकुलेशन में, उनके नोट्स छोड़ दें। अच्छा, ये मैंने ना चीज़ करानी थी, ये ऐसे ही सवाल में डली गई, इसको आप छोड़ें, ये इसको इग्नोर कीजिएगा। ये फिर किसी अगले सवाल में समझाऊंगा, सोल्यूशन भी मैंने इसके मुताबिक नहीं बनाया, इसको छोड़ दें यार, मादरत, ये ऐसे टेस्ट में आ गया, इस नोट को छोड़ें। अच्छा, वापस आ जाएं सैलरी के चैप्टर में। अच्छा जी, सैलरी की डेफिनेशन हम पढ़ने लगे हैं। आप सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई, ये बाहर ही करें क्लास के।
सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट, सैलरी जो भी एम्प्लॉय को आई है एम्प्लॉयमेंट से वो जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में, वेदर ऑफ अ रेवेन्यू नेचर और अ कैपिटल नेचर। ये दूसरा सफ़ा है ना सैलरी के चैप्टर का। रेवेन्यू नेचर क्या होगा, जैसे मंथली सैलरी है, एक बंदा एक जगह पे नौकरी कर रहा है, हर महीने उसको ₹1,00,000 मिलता है, इसको कहा जाएगा रेवेन्यू नेचर की सैलरी जो हर महीने मिलती है। और कैपिटल नेचर की सैलरी जो है, इसकी एग्जांपल बनेगी गोल्डन हैंडशेक, रिटायरमेंट के वक्त मिलता है गोल्डन हैंडशेक। लेकिन ये गोल्डन हैंडशेक क्या है, इसके लिए सब्र कीजिएगा, ये आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे गोल्डन हैंडशेक। तो जो हर महीने सैलरी मिलती है उसे रेवेन्यू नेचर की सैलरी कहा जाता है, जो कभी कभी पैसे मिलते हैं उसे कैपिटल नेचर की सैलरी कहा जाता है। तो कैपिटल नेचर की सैलरी से मुराद यहाँ गोल्डन हैंडशेक के पैसे हैं जो आपको मिलेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके नेक्स्ट। अच्छा भाई, सैलरी में क्या क्या आता है? सैलरी में आता है पे, वेजेस, जो लेबर काम कर रही होती है, जैसे रिम्यूनरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, कोई भी पैसे एम्प्लॉय को दिए, इंक्लूडिंग लीव पे और पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव। लीव पे और पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव का मतलब लिखें, एम्प्लॉय, दोनों का एक ही मतलब है, एम्प्लॉय छुट्टियां नहीं करता, एम्प्लॉय छुट्टियां नहीं करता तो एम्प्लॉयर खुश होकर उसे कुछ पैसे दे देता है। एम्प्लॉय छुट्टियां नहीं करता तो एम्प्लॉयर खुश होकर उसे कुछ पैसे दे देता है। लीव पे और पेमेंट इन प्लेस ऑफ लीव, इससे ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत नहीं। ओवर टाइम जो बंदा ज्यादा काम करे, बोनस जो बंदा अच्छा काम करे, कमीशन वगैरह पे कर देते हैं, फी पे कर देते हैं कोई एम्प्लॉय को। ग्रेचुटी भी रिटायरमेंट के टाइम पे दी जाती है। ग्रेचुटी और गोल्डन हैंडशेक में फर्क है, ये आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सब्र कर जाया करें, जब ये बात कही जाए आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। और वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट क्या होते हैं? सच एज फॉर अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। तो कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे केमिकल प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उससे मुलाजमीन की सेहत को नुकसान होता है, तो इसलिए इस वजह से उन लोगों को कहा जाता है यार 15,000 रुपये महीने का ले लिया करो ज़्यादा, लेकिन हमारी नौकरी ना छोड़ना। तो ये जो पैसे दिए जाते हैं इनको आमतौर पे कहा जाता है वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। वर्क कंडीशंस बुरी की गई थी एम्प्लॉयर की तरफ से, लेकिन एम्प्लॉयर की भी मजबूरी थी, वो काम तो करना ही है। किसी एम्प्लॉयर ने कोई जड़ी बूटी बनानी है तो शेर की मूंछ का बाल लेके आओ, तो ये उससे काम कह दे, तो ये तो डेंजरस वर्किंग कंडीशंस हो गई। या पहाड़ के टॉप से जड़ी बूटी उतार के लाओ दवाई बनाने के लिए, तो ऐसा डेंजरस काम अगर कराए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से और उसको कोई पैसे दे, तो एम्प्लॉय के लिए ये पैसे कौन सी इनकम बनेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी। ग्रेचुटी आने वाले दिनों में डिस्कस होगी। ओके नेक्स्ट, क्या चीज? रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेट, पैसे देना, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए, रिम्यूनरेशन। कोई भी पैसे दिए, यहां एक जनरल लफ्ज यूज करें। पॉइंट बी। अच्छा भाई, ये अगले सफ़े पे अगले 2-3-4 सफ़ों बाद आएगा सेक्शन 13, तो फिर सेक्शन 13 में इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि परक्विजिट्स क्या होते हैं। सेक्शन 13 में ये डिस्कस होने हैं। परक्विजिट्स होते हैं एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसों के अलावा गाड़ी दे दी, घर दे दिया, ये परक्विजिट्स होते हैं। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं, सेक्शन 13 आएगा, आराम से करेंगे, हमें कौन सी जल्दी है, कल पेपर है। अच्छा जी, पॉइंट सी, एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। अच्छा, ये अलाउंसेस क्या होते हैं, ये जरा आपने समझना है कि अलाउंसेस क्या होते हैं। अलाउंस एक लगा बंधा कैश होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होता है। अलाउंस क्या होता है? मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय कहता है यार मेरी बेसिक सैलरी जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है ठीक है यार, तुम्हें मैं बेसिक सैलरी भी देता हूँ और तुम्हें मैं इसके साथ
लगा बंदा अलाउंस भी दे देता हूं, तो वो जो लगा बंदा अलाउंस मिल रहा होगा एम्प्लॉय को हर महीने, दैट विल बी कॉल्ड एज अलाउंस। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय कहता है मेरी बेसिक सैलरी कितनी है 5 लाख, तो एम्प्लॉयर कहता है मैं तुम्हें 3 अलाउंसेस देता हूं, मैं तुम्हें 3 अलाउंसेस देता हूं। अलाउंस क्या होता है? लगा बंदा कैश। तो कहते हैं बिजली की मद में तुम ₹1,00,000 ले लो, घर की मद में, घर वगैरह तुमने किराए पे लेना होगा, उसकी मद में 60,000 ले लो, और कुछ थोड़ी बहुत सैर सूर कराया करो, उसकी मद में तुम 40,000 ले लो। अब एम्प्लॉय के लिए जरूरी नहीं है कि घर किराए पे ही ले, हो सकता है एम्प्लॉय का अपना घर भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो सही एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अक्सर एम्प्लॉयज को तनख्वाह के अलावा लगा बंधा कैश भी दे रहे होते हैं पर मंथ। अब ये एम्प्लॉय को पर मंथ कितना मिल रहा है? 7 लाख रुपया। एम्प्लॉय को पर मंथ कितना मिल रहा है? 7 लाख रुपया। अलाउंस क्या होता है? बोलें 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 बोलें। लगा बंदा कैश। ये नीचे कुछ और लिखा हुआ है, इसको मैं जरा साइड पे कर दूं, फिर मैं आपसे बात शुरू करता हूं दोबारा। तो अलाउंस बोलें क्या होता है? लगा बंदा कैश होता है जो कौन किसको पे करता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है। चलिए नोट कर लें जी। अलाउंस की डेफिनेशन क्या है, जरा आप एक दफा बता दें। फिक्स कैश पेमेंट। बस इंग्लिश में अगर बात करें अंग्रेजों वाली बात, तो अलाउंस इज फिक्स्ड कैश पेमेंट। ये एक फिक्स्ड कैश पेमेंट होती है। ओके एक मिनट में बंद करूं। चलें जी। डोंट टेक मोर देन 1 सेकेंड। चलें 15 सेकेंड्स कर लें। बी क्विक। बेसिक सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, और क्या दे रहे हैं? सोचते रहेंगे, लिखेंगे भी। हाउस रेंट अलाउंस दे रहे हैं, यूटिलिटीज अलाउंस दे रहे हैं, और एंटरटेनमेंट अलाउंस दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? माना कि बेसिक सैलरी भी एक फिक्स कैश ही है, लेकिन मैं अलाउंस की डेफिनेशन फिलहाल आपको बताना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं इसे फिक्स कैश क्यों कह रहा हूं? साथ साथ लिखते भी नहीं, सुनते भी नहीं। मैं इसे फिक्स कैश क्यों कह रहा हूं? मैं इसे इसलिए फिक्स कैश कह रहा हूं, ये देने के बाद एम्प्लॉयर पूछता नहीं है कि यार तूने घर कितने वाला किराए पे लिया हुआ है। ये देने के बाद एम्प्लॉयर पूछता नहीं है कि तुमने कितने वाला घर किराए पे लिया हुआ है। तो भाई अब आप प्रिंसिपल साहब एम्प्लॉयर हैं, वो एम्प्लॉय सरासिफ को कहते हैं कि सरासिफ आपकी 5 लाख रुपए तनख्वाह होगी महीने की, और ₹1,00,000 आप बिजली की मद में ले लें, और 60,000 रुपये आप घर के अलाउंस की मद में ले लें, हाउस रेंट की मद में ले लें, और 40,000 आप एंटरटेनमेंट की मद में ले लें। आप मुझे बताएं, प्रिंसिपल साहब सरासिफ को साल के आखिर में बुला के पूछेंगे बताओ कितने वाला घर किराए पे लिया हुआ है? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। एम्प्लॉय की मर्जी है घर किराए पे लेना ले, बस अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर की छुट्टी। एम्प्लॉयर उसको पैसे दे देता है और पैसे देके कहता है तो इसको एंजॉय कर, बस आगे तेरी मर्जी है, जहां मर्जी इस्तेमाल कर। मैं तुझे हाउस रेंट अलाउंस के नाम से ही देता रहूंगा, तू आगे इस पैसे का जो मर्जी इस्तेमाल कर। तो अलाउंस इज बोले 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 फिक्स्ड कैश पेमेंट। फिक्स्ड कैश पेमेंट होती है। क्लियर? ओके जी, वो तो हम डिस्कशन करेंगे। सारी इनकम फ्रॉम सैलरी जाएगी, 7 लाख रुपए इनकम फ्रॉम सैलरी होगी। ओके चलें जी, पढ़ें। क्या लिखा हुआ है जी? एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। एनी अलाउंस, यार एनी को डबल अंडरलाइन कर लें। एनी अलाउंस, कोई भी नाम इसका जो मर्जी रख लें आप। एनी अलाउंस प्रोवाइड बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ, हमने तो कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं अभी पढ़ा, हमने तो और कोई 2-3 नाम पढ़े हैं। एक नाम कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ये होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड्स एम्प्लॉय कहता है मैंने अपने बढ़ाने हैं, तो वो कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग दे देता है बस। सब्सिस्टेंस अलाउंस, महंगाई अलाउंस, महंगाई अलाउंस।
तो महंगाई बढ़ रही हो तो भी कभी एम्प्लॉयर कुछ पैसे दे देता है एम्प्लॉय को, हर महीने 5,000 मेरी तरफ से ले लिया करो महंगाई की मद में। रेंट अलाउंस तो हमने पढ़ा है अभी, यूटिलिटीज अलाउंस भी हमने पढ़ा है, एजुकेशन अलाउंस भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी हो सकता है, ट्रैवल अलाउंस, और भाई कोई भी अलाउंस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहे हैं। एनी 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 के बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं रहेगी थी। वैसे एनी का लफ्ज इतना ब्रॉड है कि आगे मिसालें देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंक्लूडिंग का मतलब है ये भी शामिल है। तो एनी का लफ्ज तो बहुत ब्रॉड है, कोई भी अलाउंस जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे दे वो उसकी सैलरी में ऐड होगा और सैलरी की डेफिनेशन में भी फॉल करेगा। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग बताएं जी क्या लफ्ज लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब है? एक्सक्लूडिंग allowances solely expended for performing official duties। वो अलाउंस जो सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए दिया है? फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बुला के कहे, एम्प्लॉय इधर आना, एम्प्लॉय कहे जी सर यार ये 30,000 रुपया तुम्हें मैंने और देना था। सर ये किस मद में? वो जाओ नेपाल के अंदर एक सेमिनार हो रहा है, वो सेमिनार अटेंड करके आ जाओ। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा तुम दफ्तर के काम बेहतर कर सकोगे। अब वो 30,000 रुपये का अलाउंस किस मद में खर्च कर देगा एम्प्लॉई? ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। उसकी ज़ात को वैसे सोचें फ़ायदा हुआ, उसकी ज़ात को फ़ायदा हुआ, वो घर लेके गया ये पैसे, या बारों बार ही खर्च कराया, बारों बार खर्च कराया, उसकी ज़ात को फ़ायदा नहीं हुआ। तो बज़ाहिर ये इनकम हम सैलरी में ऐड करना बनता भी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप बाहर निकल रहे हो कॉलेज से, सर आसिफ भाई को बुला के गए यार ज़रा चाय ला देना मुझे, ये लो 50 रुपये टोटल के पंप से चाय ला देना, ये 50 रुपये की चाय ला के सर आसिफ को दे दे। अब इसको कोई फ़ायदा हुआ, इसकी ज़ात को सवाब मिल गया, हाँ ठीक है, इसको कोई फ़ायदा हुआ, इसकी ज़ात को कोई पैसे मिले, कोई फ़ायदा हुआ, तो इसकी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सिमिलरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि मैं तुम्हें हर महीने कितने 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 पैसे दे रहा था, ज़रा याद करें कितने पैसे दे रहा था। मैं तुम्हें हर महीने 7 लाख रुपया तो दे ही रहा हूँ, मैं तुम्हें हर महीने 7 लाख तो दे ही रहा हूँ, ये पकड़ो 30,000 रुपये, ये पकड़ो 30,000 रुपये, जाओ ज़रा नेपाल से चक्कर लगा के आ जाओ। आप बताएं, ये उसी तरह है ना, बारों बार काम करवाया, तो क्या ये दफ्तर के काम के लिए पैसे दिए या उसके ज़ात के लिए पैसे दिए? आप बताएं, क्या ये सैलरी में ऐड करना बनता है? उस एम्प्लॉय को कोई फ़ायदा हुआ या दफ्तर का काम करने में वो पैसे खर्च हो गए? तो बता दें कौन सा अलाउंस सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये पैसे, देखें ये पैसे देके एम्प्लॉयर ये नहीं कहता कि ये लाख रुपया पकड़ो दफ्तर का ये काम कराओ, ये लाख, ये 60,000 पकड़ो, ये 40,000 पकड़ो दफ्तर का ये काम करो, लेकिन वो वाले पैसे पकड़ के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है क्या, ये पैसे पकड़ो और जाके दफ्तर का काम करो। क्लियर? ओके, चलें जी आगे चलते हैं। तो ये बात पढ़ लें जरा जो लिखी हुई है, आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, आप पढ़ लें जो बात लिखी हुई है। अच्छा जी, ये देखें जी, एम्प्लॉयर पेड एम्प्लॉय 1 लाख, मैंने तो 30,000 बोला है ना, 1 लाख लिखा है अब इधर। एम्प्लॉयर पेड एम्प्लॉय रुपीज 30,000 ही लिख लें बेशक। एम्प्लॉयर पेड एम्प्लॉय बोले 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 कितने पैसे? 30,000 कैश अलाउंस फॉर एक ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड कराओ। कहां पे? आप बता दें क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? तो ये एक्सक्लूजन क्या मतलब? एक्सक्लूजन क्या मतलब? एक्सेप्शन है जनरल रूल की, NOTE, बी क्विक, स्पीड अप। मोहतरम पहली सारी रो आपके लिए खाली है, सिर्फ 3 बैग उधर पड़े हुए हैं, जल्दी से आ जाओ, हरी अप हरी अप हरी अप। ओके जी, स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप।
ओके तो मोहतरम, क्या 7 लाख में ये जो 30,000 रुपये हैं ये हम ऐड करेंगे? 7,30,000 इसकी सैलरी बनेगी या 7 लाख या 7,30,000 पे टैक्स देगा? 7 लाख पे टैक्स देगा, 7,30,000 पे टैक्स नहीं देगा। ये बात समझ आ गई? एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज। अच्छा यार, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी अगर ज्यादा बातें की तो मिक्सअप चीजें होने का डर है, तो इसलिए इसको जरा मैं पेंडिंग कर रहा हूँ। ऑनलाइन वालों जो 2x पे सुन रहे हैं, पेंडिंग कर रहा हूँ, पेंडिंग लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, पेंडिंग कर रहा हूँ, सवाल नहीं पूछने इनमें से, पेंडिंग कर रहा हूँ, पेंडिंग। पॉइंट डी जी, पॉइंट डी भी यार वही कॉन्सेप्ट है। इसमें बस ये है कि एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय को कहता है कि यार वो ना पैसे मैं तुम्हें कुछ रीइंबर्स कर रहा हूँ। रीइंबर्स क्या होता है? रीइंबर्स ये होता है कि पहले एम्प्लॉय वो खर्चा करता है और बाद में एम्प्लॉयर उसको वो खर्चा पे करता है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे यार तुम घर किराए पे ले लो, घर का किराया दो, और जो तुम्हारे घर का किराया होगा उसका बिल लाके देना, वो बिल मुझे जमा कराओगे, मैं उतना तुम्हें हाउस रेंट रीइंबर्स कर दूंगा। अब ये लगा बंदा कैश नहीं होगा। अब हो सकता है पहले महीने एम्प्लॉय ने घर 60,000 रुपये किराए में लिया हो, दूसरे महीने एम्प्लॉय ने घर 62,000 किराए में लिया हो। तो अब ऐसी सूरत में व्हाट इज रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट क्या होगी? देखें, एम्प्लॉय क्या करेगा, क्या पे करेगा? बोलें। ये मिसाल के तौर पे यूटिलिटीज कर लेते हैं, यूटिलिटीज की कंपनी है। एम्प्लॉय क्या करेगा? एम्प्लॉय यूटिलिटीज की कंपनी को पेमेंट करेगा। ठीक है जी, महीने का बिल आया जी, इस महीने का 12,300 रुपये, जून के महीने का बिजली का बिल आया। यूटिलिटीज कंपनी वाले क्या करेंगे? यूटिलिटीज कंपनी वाले बिल दे देंगे एम्प्लॉय को, ये सबूत होगा एम्प्लॉय के पास कि एम्प्लॉय को 12,300 बिल आया। एम्प्लॉय अब किसके पास बोले? एम्प्लॉयर के पास, और ये पैसे एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर देगा। तो रीइंबर्स में बताएं, एम्प्लॉय पहले किसको पैसे देगा और किससे लेगा? इट इज कॉल्ड एज लगा बंदा कैश या रीइंबर्समेंट। क्या 12,300 हर महीने एम्प्लॉयर दिया करेगा या बिजली का बिल हर महीने डिफरेंट हुआ करेगा? तो लगा बंदा कैश होगा या हर महीने अमाउंट बदलेगी? हर महीने अमाउंट बदलेगी। दैट इज कॉल्ड एज बोलें रीइंबर्समेंट। नोट करें। बी क्विक, जल्दी साथ वाले की फिक्र किया करें, जल्दी उसे भी नोट कराया करें। ओके, पहले कौन पैसे देगा? किसको? नेगेटिव लिख दूं यहां? एम्प्लॉय की बातें हो रही है ना यार, सारी एम्प्लॉय की बातें हो रही हैं। एम्प्लॉय के जूते पहन के हम बातें कर रहे हैं। पहले एम्प्लॉय की जेब से जाएंगे पैसे और फिर एम्प्लॉय की जेब में आएंगे पैसे। तो मोहतरम आप बताएं, एम्प्लॉय का खर्चा सब सेव हो गया? क्या एम्प्लॉय खुश होगा इस बात के ऊपर? क्या एम्प्लॉय विल बी हैप्पी एट दिस थिंग कि शुक्र है मेरी बचत हो गई, वो 12,300 जो मैंने अपने घर का बिजली का बिल पे किया था वो किसकी तरफ से मुझे मिल गया? एम्प्लॉयर की तरफ से मिल गया। ये रीइंबर्समेंट सैलरी में ऐड करेंगे बिल्कुल। लोग कहेंगे एम्प्लॉय के तो मजे लगे हुए हैं।
एन एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, एक्सपेंस तो एम्प्लॉय का था ना, उसके घर का बिजली का बिल है। एन एक्सपेंस ऑफ एन डेट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। कई दफा एम्प्लॉयर डायरेक्ट इसको पे कर देता है, कई दफा इस रूट के जरिए रीइंबर्स हो जाती हैं। तो डेट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय। अब रीइंबर्समेंट फिक्स अमाउंट होती है या चेंज होती रहती है? चेंज हो सकती है हर महीने, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रीइंबर्समेंट एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती, हर महीने चेंज हो सकती है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? अदर देन रीइंबर्समेंट फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, इसका क्या मतलब लिखा हुआ है? अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बारों बार कहे यार ये पैसे पकड़, सामने से जो है वो चाय बिस्किट बोतल ले आ, जरा मेहमान आ रहे हैं दफ्तर में, और वो पैसे फिर पैसे पकड़नी माजरत, सामने से चीजें ले आ, सामने से एम्प्लॉय चीजें ला के दे दे अपने खर्चे से, फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे ये पकड़ यार वो तुझे पैसे खर्च करवाए थे मैंने, ये पकड़ ले, तो उससे एम्प्लॉय की जात को फायदा हुआ या दफ्तर का काम हुआ? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहे कि जा दुकान से जाके हमारे बिजनेस के लिए ओवन लेके आ जा, एम्प्लॉय जाए बाजार से बिजनेस के लिए ओवन लेके आ जाए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से पूछे कितने का आया, एम्प्लॉय कहे 20,000 का, एम्प्लॉयर कहे ये ले यार पकड़ 20,000 पे, इससे एम्प्लॉय की जात को फायदा हुआ या दफ्तर का काम हुआ? तो अगर कोई खर्चा एम्प्लॉय करे और एम्प्लॉयर उसको वापस कर दे, लेकिन वो काम की नेचर क्या हो, दफ्तर का काम, तो फिर सैलरी इनकम में ऐड नहीं होगा। वही बात जो पहले की थी आपसे। तो देखें सी और डी की थीम सेम है बिल्कुल, दोनों में एक्सेप्शंस अवेलेबल है। एक्सेप्शंस क्या है? दफ्तर के काम वाली। लेकिन सी और डी में फर्क क्या है? सी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? लगा बंदा कैश दे रहा है, अलाउंस दे रहा है, और डी में रीइंबर्स कर रहा है। पहले कौन खर्चा कर रहा है? एम्प्लॉय, बाद में एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है। और सी में एम्प्लॉयर वेट नहीं कर रहा कि एम्प्लॉय का क्या खर्चा है, सी में बस हर महीने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अन्नेवाह ब्लाइंडली पैसे दिया और दे के पूछता भी नहीं बाद में कि तेरा खर्चा कितना हुआ। ओके Point E, the amount of any profits in lieu of यानी in place of or in addition to salary, amount of any profits। यार एम्प्लॉयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स ही बांटते हैं ना, एम्प्लॉयर के पास प्रॉफिट पड़े होते हैं तो तनख्वाह देते हैं ना। ये प्रॉफिट्स का लफ्ज़ वैसे लिखने की यहाँ कोई तुक नहीं थी, लेकिन लिखे उर्दू में एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट्स बांटता है, एम्प्लॉयर अपने प्रॉफिट्स बांटता है। ये वैसे कुछ तुक 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 नहीं बन रही थी इसकी, तुक मलंग तुक। द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट्स, एम्प्लॉयर ने अपने प्रॉफिट्स बांटे इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू। कई दफा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसे दे देता है इन एडिशन टू सैलरी। इन क्या मतलब? लगा बंदा कैश, वो जो बेसिक सैलरी वगैरह भी ले लो और इसके अलावा भी पैसे ले लो। इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू। कई दफा कहते हैं यार इस महीने सैलरी ले ही ना, इन प्लेस ऑफ, इन सैलरी ले ही ना, या सैलरी भी ले ले और ये पैसे भी ले ले। तो असल में ना बात ये है बस, वो बोनस भी है लेकिन नीचे और चीजें आ रही है ना। द अमाउंट इन एडिशन टू सैलरी, ये अमाउंट्स ना सैलरी के अलावा है, सैलरी भी मिलेगी और ये पैसे भी मिलेंगे। और कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी की बजाय ये पैसे मिल जाए। ये कौन से पैसे हैं यार, छोड़ें बाकी बातें, ये कौन से पैसे हैं, ये भी सैलरी में फॉल करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन से मुराद एम्प्लॉय। अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय for agreeing to enter into an employment relationship। एम्प्लॉय ने जो पैसे लिए for agreeing to enter into an employment relationship। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा अबे नौकरी में आ जा, तो कहाँ पे जॉब कर रहा है? कहते हैं मैं गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा तो ऐसा कर हमारे पास आ जा कोका कोला में। कोका कोला में आ जाऊँ तुम्हारी खातिर? उसने कहा हाँ कोका कोला में आ जा।
तो एम्प्लॉय ने कहा कितने पैसे दोगे? एम्प्लॉयर ने कहा गवर्नमेंट में कितने पैसे ले रहा है? कहते हैं लाख रुपए ले रहा हूं। तो एम्प्लॉयर ने कहा इधर भी तुझे लाख दे देते हैं। उसने कहा जाओ, मैं इस नौकरी में नहीं आता, मुझे लाख ही मिल रहा है, क्या फायदा। एम्प्लॉयर ने कहा नहीं भाई हमारी मजबूरी है, इससे ज्यादा तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते, बहरहाल तू मेरे साथ गाड़ी में आ। डिग्गी में ब्रीफकेस खोला, ने कहा ये 5 लाख रख ले, ये बस तुझे तोहफा है, कल से आ जाएंगे। एम्प्लॉय ने मैं तैयार हूँ, कोई नहीं इंशाल्लाह, कहाँ आने बताएं, कोई नहीं, लाख रुपए में कम भी कर दें तनख्वाह 1000, कोई मसला नहीं, मैं इंशाल्लाह कल से आ जाऊंगा। तो ये 5 लाख इन एडिशन टू सैलरी है, जिसको आप कहते नहीं ऊपर के पैसे, जो भी समझो आप, हर बंदे के समझने का होगा। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे दिए कि यार मान जा, मान जा, नहीं मानता, मान जा, नहीं मानता, 5 लाख मान गया। ये वो वाले पैसे होते हैं। अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू एंटर, मान जा, खुदा के लिए रिश्ता कर ले, रिलेशन में आ जा। वो नहीं मानता, नहीं रिश्ता, ये ले पैसे पकड़, आ गया रिश्ते में। कौन से रिश्ते में? एम्प्लॉयमेंट के रिश्ते में, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। चलें जी, सवाल शुरू करें। ये आ जाएं आप पेज 124 पे। इस सवाल को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ख़त्म तो कुछ दिनों में ही होगा, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक एग्जाम लेवल का सवाल साथ साथ शुरू कर लेते हैं। कौन सा पेज है जी? 124। लेट्स स्टार्ट जी, सवाल शुरू करते हैं। मोइन इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर। ठीक है, अगर आप नीचे ही नोट करना चाहते हैं दाएं बाएं छोटा छोटा करके तो इट्स एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वैसे दाएं वाले सफ़े पे भी जगह खाली है, जहां भी आप नोट करना चाहते हैं। मोइन इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन एन अनलिस्टेड कंपनी। उधर ही सफ़े पे नीचे ही नोट कर लो, क्योंकि वो फिर अगले सफ़े पे आओ जाओगे, फिर घूम जाओगे, घूम गया। मोइन इज वर्किंग एज कमर्शियल मैनेजर इन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर द पास्ट मेनी इयर्स। ही डिराइव्ड द फॉलोइंग इन्वॉल्वमेंट्स इन ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2018। बेसिक सैलरी कितनी है जी? अब जो खुद 2x पे सुन रहे होते हैं, लेवल करे, उनको क्या समझ आ रही होगी इस बात में? अजीब लोग हैं, नॉर्मल तरीके से लेक्चर लें। बेसिक सैलरी बोलें जी 2.5 लाख रुपए। शुरू करें, 12 से मल्टीप्लाई करें। क्या हेडिंग दें जी? इनकम फ्रॉम सैलरी। यार इधर ही कर लेता हूं मैं, ये रोजाना चलाना होगा आगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, क्या है? इसको टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर क्यों इतना पसंद आ गया? चलें जी, मे बी यू कैन से इट एज वर्किंग 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। एब्रीवेशन मैंने यूज करनी है, आपने नहीं करनी। बेसिक सैलरी कितनी है जी? मल्टीप्लाई कराएं 12 से, कितना? 3 मिलियन। आगे जी, मिल्क शहजादे दूध पिया कर मुइन, यार जान बना मुइन, कांगड़ी पहलवान जान बना मुइन, दूध पिया। सर कोई पैसे पुसे, अच्छा चल ठीक है यार। 4500 रुपए पर मंथ, 4500 रुपए पर मंथ, खालिस ताजा दूध लगवा पानी वाला, मिल्क अलाउंस पर मंथ। तो यार ये लगा बंदा कैश है, लगा बंदा कैश है। किनको मिलता है? कांगड़ी पहलवानों को। नहीं, जिस पे एम्प्लॉयर का दिल चाहे कि यार इसको मैं जरा पैसे दे दूं। 4500 ज़रब कितने महीने माशाल्लाह भाई ने दूध पिया होगा? कितने हो गए टोटल? 50। और भाई आगे उसकी मर्जी है, वो दूध पिए या रूह अफ़ज़ा पिए, उसकी मर्जी है मोहतरम। मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयर इसके बाद पूछता नहीं कि दूध पिया या नहीं पिया। ये अलाउंस की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, ये लगा बंदा कैश होता है, इसके बाद एम्प्लॉयर नहीं पूछता तुमने ये किया या नहीं किया। हाउस रेंट अलाउंस जी, बोलें, आपने पूरा लिखने में एब्रीवेशन लिख रहा हूं। हाउस रेंट अलाउंस कितने? 25,000 ज़रब 12 ज़रबे 12 गाइस इनटू 12, 3 लाख। चलें छिक के रखें आगे। ट्रेवल अलाउंस कितना? 11,500।
चलें यहां तक नोट कर लें। 1,38,000। नो, सब टोटल नहीं करना अभी तो और चीजें आनी है आगे। नहीं यार, जब ये ना बताए तो बस ट्रेवल अलाउंस वैसे ही है, इसको मुफ्त में दिया जा रहा है शायद घर आने जाने के लिए उसको। अच्छा, जो जब ऑफिशियल कोई होगा ना तो वो बताएगा वाजे कि ये ऑफिशियल है, क्योंकि आपको पता है ऑफिशियल को सैलरी में नहीं डालना। अच्छा जी, इन एडिशन टू अबव मोइन वाज आल्सो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। परफॉर्मेंस बोनस उसे दिया 5 लाख रुपए का, परफॉर्मेंस बोनस दिया उसे 5 लाख रुपए का। जाके देखें यार, बोनस इनकम फ्रॉम सैलरी में है? ये देखें बोनस, ये दूसरा सफा था ना, 2A पॉइंट हम पढ़े थे, याद होगा आपको, मैं नहीं पढ़ाया था अभी। ये बोनस, बोनस इज अ पार्ट ऑफ सैलरी और नॉट पार्ट ऑफ सैलरी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कह रहे बोनस वॉज हाउएवर पेड ऑन 5 जुलाई 2018। कह रहे बोनस अगले साल दिया है, तो बोनस अगले साल दिया है, तो रिसीव कब हुआ जी बोनस? अगले साल में। तो कल हमने एक लफ्ज पढ़ा था पेज नंबर 81 पे कि सैलरी, अगर इस सैलरी से मुराद सैलरी में सारी चीजें हैं, बोनस, ओवरटाइम, सब कुछ सामने शामिल है। तो सैलरी अगर रिसीव होगी तो इनकम में जाएगी। आप बताएं, रिसीव हुआ, इसलिए धमाका ऑफर ये है कि इनकम में नहीं जाएगी, क्योंकि रिसीव किस साल हुई है? 30 जून 18 के बाद। हमारा साल कब खत्म हो गया? 30 जून 18 को। और ये मिली किस साल है? अगले साल। अगले साल 5 दिन हो गए थे फिर मिली है, तो इसलिए मोहतरम ये इनकम में नहीं जाएगा। बोनस बोलेंगे रिसीव कब हुआ है? रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। हमारे साल रिसीव नहीं हुआ, इसलिए इनकम में नहीं जाएगा। हाँ, बोनस इनकम है, मैं मान रहा हूं सैलरी इनकम है, लेकिन किस साल की इनकम बनेगी? अगले साल की। चला यार जी मोहतरम। हाँ, ये इस तरह शो करेंगे जिस तरह मैंने किया। चलें जी आगे। यार 9 लाख रुपए उसको दे दिए शहजादे को फॉर साइनिंग अ बॉन्ड विद एम्प्लॉयर। अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ही वुड नॉट रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट फॉर 5 years। उसको एक बॉन्ड दिया जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट से 5 साल तक रिजाइन नहीं कर सकता। मादरत भाई, इसके लिए थोड़ा सा ना जरा मुझे हटना पड़ेगा, एक पॉइंट आपको और पढ़ाना पड़ेगा, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। एक बॉन्ड दिया है उसको कि यार तुम्हें हमारे पास नौकरी नहीं छोड़नी। एम्प्लॉयर ने कहा चलो मैं नौकरी छोड़ दूं कभी भी, मेरी मर्जी। कहते 9 लाख ले ले। कहते नहीं छोड़ूंगा नौकरी। तो कह के तो देख सर, आपके अल्फाज फूलों की तरह हमारे ऊपर आते हैं जब पैसों के साथ हों, वरना कांटे लगते। अच्छा जी, पॉइंट 2। ये मैं ना उस सफ़े पे ज़रा वापस आ गया हूँ। किस सफ़े पे ज़रा वापस आ गया हूँ? पेज 83 पे। तो वो ज़रा पॉइंट मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन, पर्सन से कौन मुराद है? बाय अ पर्सन, फॉर एग्रीइंग, मान जा, टू एनी शर्त ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू एनी शर्त ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एनी चेंजेस टू दोस्त शर्त। बाद में अगर आप फर्ज करें आप कहें उसे 5 साल के लिए मान जा, कहते हैं नहीं मानता, आपने कहा 9 लाख ले, उसने कहा मान गया, तो ये पैसे भी इनकम फ्रॉम सैलरी है। 5 साल गुजरने के बाद आपने उससे कहा 2 साल के लिए और रुक जा, उसने कहा मैं नहीं रुकूंगा, आपने कहा 9 लाख और पकड़, उसने कहा मान गया, तो ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो उसको मनाने के लिए जो पैसे जब नौकरी दी थी तब नहीं मान रहा था, वो वाले पैसे भी इनकम फ्रॉम सैलरी। जब नौकरी दे दी और फिर कोई कंडीशन लगाई और नहीं माना और पैसे दिए मान गया, वो भी इनकम फ्रॉम
या फिर कोई कंडीशन लगाई थी, बाद में उस कंडीशन को बदलना चाहा, वो नहीं माना, आप पता तो चल ही गया आपको, उसको आपने फिर लगाए, वो मान गया, ये भी इनकम फ्रॉम। तो लगाते जाएं, मनाते जाएं, सैलरी में डलवाते जाएं। बोले, लगाते जाएं, मनवाते जाएं, सैलरी में डलवाते जाएं, लगाते जाएं, मनवाते जाएं, सैलरी में डलवाते जाएं। तो लगाते रहे उसे पैसे, मानता रहेगा, वो जितने मानता रहेगा वो पैसे तो उसी की जेब में जाएंगे ना। तो ये कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। आप बताएं जी हजरात, रोजेदारों, क्या लिखा हुआ है? नफली रोजे भी रखते हैं ना आप, क्या लिखा हुआ है? रुपीज नो लॉक फॉर साइनिंग आ बॉन्ड विद एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के साथ एक मुआहदा हो गया है। अकॉर्डिंग टू द मुआहदा ही वुड नॉट रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट फॉर 5 years। तो क्या कंडीशन लगाई है एम्प्लॉयर ने? उधर कंडीशन का लफ्ज लिखा हुआ था, क्या कंडीशन लगाई है? 5 साल तक छोड़ के नहीं जाओगे, इसके बदले अमाउंट रिसीव होगी एम्प्लॉय को। इट इज हिज इनकम फ्रॉम सैलरी। अमाउंट ऑन एग्रीइंग, जो भी अंग्रेजी आपको अच्छी लगे, अमाउंट ऑन एग्रीइंग टू अ कंडीशन। अमाउंट ऑन एग्रीइंग टू अ कंडीशन कितनी जी? ठीक है, चलें जी आगे। नेक्स्ट। यार ये क्या है? स्पेशल अलाउंस उसको दिया है 50,000 रुपए का, टू मीट खर्चे। अलाउंस दिया, लगा बंदा कैश दिया 50,000, टू मीट खर्चे नेसेसरीली टू बी इनकर्ड इन परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी या स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उसने जाना है, तो उसके लिए उसको अलाउंस दिया है। उस बेचारे का खर्चा एक्चुअल 40 हुआ है। मोहतरम एक बात याद रखिएगा कि अलाउंस लगा बंदा कैश होता है, उसके देने के बाद एम्प्लॉयर नहीं पूछता कितना खर्चा हुआ है। ये मैंने आपको सुबह सुबह बता दिया था। अलाउंस देने के बाद, चाहे ये वाले अलाउंस हो, चाहे ये वाला अलाउंस है, अलाउंस की खासियत ही ये है, लगा बंदा कैश, इसके देने के बाद एम्प्लॉयर को पूछने का हक नहीं होता कि तुम्हारा खर्चा कितना हुआ। अब ये एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए बता रहे हैं मेरा खर्चा कितना हुआ। खर्चे को इग्नोर करें, मुझे बताएं अलाउंस कितना दिया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को? 50,000। ये 50,000 देते हुए एम्प्लॉयर की क्या नीयत थी कि एम्प्लॉय दफ्तर का काम करके आएगा या एम्प्लॉय अपने घर ले जाएगा? बार दफ्तर का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ जाएगा। हाँ, एम्प्लॉय की किस्मत कि उसका खर्चा 40,000 हुआ है, एम्प्लॉय को बच गया, वो उसकी किस्मत है, वो छोड़ें यार, हाथ धोगी, छोड़ें इस बात को। इस तरह ना सोचिएगा कि 10,000 इनकम में ऐड होगा। बस अलाउंस की डेफिनेशन ही ये है कि अलाउंस देने के बाद जो सखी लोग होते हैं वो नहीं पूछते। जैसे शोहर बीवी को खर्ची वो देता है, क्या कहते हैं, पॉकेट मनी देता है, उसके बाद नहीं पूछता ये कहाँ खर्च हुई। तो ठीक है, सिमिलरली एम्प्लॉयर भी नहीं पूछता एम्प्लॉय से, यार तुझे 50,000 दिया था ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, कितना खर्च हुआ? एम्प्लॉय भी कहेगा सर शर्म करें वैसी बातें पूछ रहे हैं मेरे। तो मोहतरम एग्जामिनर शर्म नहीं करता, लेकिन हमने शर्म करनी है थोड़ी सी। ऐसी बातें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से नहीं पूछता। तो एक बात याद रखिएगा, अलाउंस के आगे कभी भी एक्सपेंडिचर दे दे तो आपने एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना है। ये बात लिख लें इसी सफ़े पे। अलाउंस के आगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर दे दे तो आपने उस एक्चुअल एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना है। अलाउंस के आगे एक्चुअल एक्सपेंडिचर दे दे तो आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर को इग्नोर करना है। अलाउंस की डेफिनेशन क्या है? फिक्स कैश दे देना। क्या अलाउंस देने के बाद एम्प्लॉयर पूछता है कि कितना खर्चा हुआ? अलाउंस का मकसद ही ये होता है कि बस ये फिक्स पैसे पकड़ो, बस यार छोड़ो परे, लेना देना माफ, जिसको आप नहीं है लेना देना माफ, बस लेना देना माफ, चलो यार जाओ, बस 50,000 के अंदर अंदर बस ट्रेनिंग लेके आ जाना। एम्प्लॉयर को भी पता होता है कि 50,000 इसका एग्जैक्ट नहीं लगना, खर्चा होगा आने जाने का, कितना लग जाएगा, लेकिन एम्प्लॉयर कहते हैं बस यार पकड़ो 50,000 तुम्हारी छुट्टी। चलिए इस बात को छोड़ें, 40,000 को इग्नोर करना है, ये बात अलग है। मेरा अभी फिलहाल ये सवाल है कि ये जो अलाउंस है इसकी खासियत क्या है, ये हमने पढ़नी है। क्या आपको लग नहीं रहा कि ये अलाउंस सोली खर्च हुआ है दफ्तर के कामों में?
तो अभी हमने जो पढ़ा था, अगर अलाउंस दफ्तर के कामों में खर्च हो जाए तो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए ये अलाउंस इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। तो क्या करें जी इस अलाउंस का? स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस तो इसका नाम लिखा हुआ है ना, असल में क्या है, किस मकसद के लिए दिया है? ऑफिशियल ड्यूटी के लिए। क्या ये सैलरी में ऐड होगा, या ये पैसों से उनको जाती फायदा हुआ, या ट्रेनिंग प्रोग्राम के चक्कर में ये खर्च हो गए? ट्रेनिंग प्रोग्राम के चक्कर में ये पैसे खर्च हो गए। ओके, आगे पढ़ें आप लोग। यार ये अगर आप कर लें तो कमाल ही हो जाए, ये अगर आप कर लें तो मजा आ जाए। रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ, भाई ये चार्जर लगाना उधर, डायरेक्ट उधर लगा दो। और साथ साथ मेरी बात भी सुनते रहो। रीइंबर्समेंट ऑफ 20,000, 20,000 रुपए की रीइंबर्समेंट हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड, सही गुड हो गया, इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस। 20% of this amount was spent by Moin in performing his official duties. अच्छा ये जरा फर्ज करें 10 घंटे इंटरनेट यूज होता है। प्रिंसिपल साहब ने सर आसिफ को कहा, सर आसिफ आपके घर का इंटरनेट का बिल, सर मेरी तरफ से प्रिंसिपल साहब ने सर आसिफ को बुला के कहा, सर आपके, सर तनख्वाह के अलावा, हाँ 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 सर ये तनख्वाह के अलावा है, ये आपके घर के जो है ना इंटरनेट का बिल, सर आसिफ वो मेरी तरफ से। अब हुआ क्या कि 10 घंटे अगर इंटरनेट चला तो 2 घंटे इंटरनेट यूज हुआ कॉलेज को टेस्ट ईमेल करने के लिए और पोर्टल के ऊपर लेक्चर अपलोड करने के लिए। 2 घंटे दफ्तर के कामों में इस्तेमाल किया सरासी ने, और 8 घंटे नॉन दफ्तरी कामों में इस्तेमाल हुआ। मिसाल के तौर पे सरासी के बच्चों ने इंटरनेट यूज किया, या और कोई भी घर के अंदर जो अफराद थे उन्होंने इंटरनेट यूज किया, 8 घंटे इंटरनेट उसमें इस्तेमाल हुआ। आप बता दें एम्प्लॉय की जात को फायदा तो कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना, क्योंकि वो जाती काम भी कर रहा है, इस पे अपने जाती काम भी कर रहा है। 2 घंटे तो किसके काम कर रहे हैं? दफ्तर के काम कर रहे हैं, बाकी 8 घंटे जाती काम भी कर रहे हैं। अब सोच के बताएं कौन सी चीज ऐड होनी चाहिए, 20% या 80%? रीइंबर्स कर दिए 20,000, इसका मतलब यह है कि पहले सर आसिफ ने बिल पे किया होगा इंटरनेट का, उस बिल की रसीद लेके गए होंगे प्रिंसिपल साहब के पास, फिर प्रिंसिपल साहब ने उनको 20,000 दे दिया, तो रीइंबर्समेंट है। लगा बंदा कैश नहीं है, रीइंबर्समेंट है। 20,000 पे इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन एंड, ये पर मंथ नहीं है, टोटल है साल का। 20% ऑफ दिस अमाउंट वाज स्पेंट बाय एम्प्लॉय इन परफॉर्मिंग हिज, मोइन ने इसमें से 20% किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया? इट मींस 80% तो जाती फायदा है ना, लिख लें 80% तो जाती फायदा हासिल किया ना, यानी अपने कोई पर्सनल काम किए होंगे। अब जरा सोच के बताएं इनकम में ऐड होना कितना बनता है? सारा या दफ्तर के काम के अलावा वाला? यही लफ्ज पढ़ा था ना, एक्सक्लूडिंग ऑफिशियल ड्यूटी। एक्सक्लूडिंग ऑफिशियल ड्यूटी की उर्दू बनेगी दफ्तर के काम के अलावा वाला सैलरी में ऐड होगा। तो अलावा वाला कितना है? 20,000 इंटू 80%, 16,000। तो 16,000 विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम सैलरी।
रीइंबर्समेंट कौन सी इनकम में ऐड करनी है? जो दफ्तर के कामों के अलावा वाली हो। रीइंबर्समेंट टोटल कितनी थी? 20,000। दफ्तर के कामों वाली के अलावा वाली बताएं कितनी हो गई? 16,000 will be added in income from salary. ओके तो आगे ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह चलता रहेगा। वापस आ जाए थ्योरी की तरफ। ओके अच्छा जी, नौकरी करने के लिए नहीं मान रहा था, नौकरी करने पे मान गया। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 1। नौकरी करने के लिए तो मान गया, लेकिन बाद में हमने कोई कंडीशन ऐसी लगाई जिसपे नहीं मान रहा था और पैसे लेने पे उसमें भी मान गया। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 2। तो 1 और 2 के अंदर बेसिक फर्क क्या है? 1 में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का लफ्ज लिखा हुआ है और 2 में अंडरलाइन किया हुआ है, वैसे मैंने 2 में कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है। ओके 3, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा बस हो गई है मेरी, निकल जा निकल जा, कल से नजर ना आई। एम्प्लॉय ने कहा नहीं, निकाल के दिखा। एम्प्लॉयर ने कहा ये पकड़ 3 लाख। एम्प्लॉय ने कहा मैं जा रहा हूँ यार, मेरा दिल ही नहीं लगता इधर। तो जिस तरह नौकरी में लाने के लिए खुशबू सुंघाई जाती है, उसी तरह समझ रही हैं बातें? नहीं समझ आ रही? नोट खुशबू होती है ना इसकी, कुछ लोग कहते हैं इसमें से खुशबू आती है कुछ लोगों को। अच्छा तो इसमें कुछ लोगों को नौकरी पे लाने के लिए पैसे दिखाए जाते हैं और इसको फिर नौकरी से निकालने के लिए निकल जाए। एम्प्लॉय कहते हैं मैं नहीं निकलूंगा, मैं बंदों को साथ में ला लूंगा, मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। एम्प्लॉयर कहते हैं 3 लाख पकड़ सर, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं आऊंगा आज के बाद इस दफ्तर में। पॉइंट 3, ऑन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप या ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ऊपर से मिला के पढ़ें अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन, इसमें यह बात भी शामिल है कि एम्प्लॉयर उसको कंपनसेट कर दे, कुछ पैसे दे दे। असल में एम्प्लॉयर 2-3-4 महीने की तनख्वाह तोहफे में दे देते हैं जाते हुए बंदे को, यार इतने अरसे में जरा नौकरी को ढूंढ लो। तो इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? रिडंडेंट करना क्या होता है? फारिग कर देना, रिडंडेंट कर देना। या फिर दूसरा रिडंडेंट का लफ्ज उसको समझ नहीं आ रहा तो अगला लफ्ज क्या है? उसका मतलब है लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपने उससे नौकरी छीन ली। अच्छा यार, इसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक पेमेंट्स। गोल्डन हैंडशेक का मतलब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है चला जाए, एम्प्लॉय मानता नहीं है, एम्प्लॉयर सोने का हाथ मिलाता है, गोल्डन हाथ मिलाता है, एम्प्लॉय समझ जाता है। पेंशन क्या होती है, ग्रेच्युटी क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, इस पे हमारी एक तफसीली क्लास है। फिलहाल बस ये लफ्ज गोल्डन हैंडशेक मैंने सिर्फ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है? नौकरी से निकल नहीं रहा था, नौकरी छुड़वाई जा रही थी, छोड़ नहीं रहा था, पैसे दिए, नौकरी छोड़ दी उसने। ये जो पैसे उसको मिले ये उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी है। ये पैसे किस मद में मिले हैं उसे? गोल्डन हैंडशेक के मद में। ओके यार ये जरा छोड़ें, 1 मिनट अभी कराता हूं जी। हाँ तो वो भी पैसे इनकम सैलरी में जाएंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और सारे एम्प्लॉयज के लिए हमारे यही रूल है, कोई डिफरेंट नहीं है।
जो भी हो उसको पैसे तो मिल गए ना, 0.5 लॉ मेकर ये नहीं देखता, 0.5 पैसे तो मिल गए। अच्छा यार ये 0.5 इज नथिंग, रेपिटेशन है 0.2 की, 100% रेपिटेशन है 0.2 की। अमाउंट रिसीव्ड पैसे लिए बाय अ पर्सन, पर्सन से क्या मुराद है? एम्प्लॉय। अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग, मनाना तो आपको पता है पड़ता ही है, बंदे को मान भी जाता है ये, और मानने के पीछे वजह है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड फॉर बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू अ रिस्ट्रिक्टिव शर्त, रिस्ट्रिक्टिव शर्त। अब शर्त की कई मिसालें हो सकती हैं, जैसे ऊपर एक मिसाल दी 5 साल तक हमें छोड़ के ना जाना, ये भी एक शर्त हो सकती है। और कोई भी शर्त आप लिख लें, रिस्ट्रिक्टिव शर्त, कड़ी शर्त। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कह दे मैं तुम्हें गुजरांवाला भेज रहा हूं और तुम गुजरांवाला ही रहोगे, बस आगे चूचरा नहीं करनी। एम्प्लॉय ने कहा सॉरी सर मैं नहीं चिड़े खाता, वहां मिलते हैं मैं नहीं खाता। एम्प्लॉयर ने कहा पैसे, जी सर मैं जा रहा हूँ, कब से जाना है? कल से। मैं शाम को पहुंच जाऊंगा, बच्चों के स्कूल का भी इंशाल्लाह कर लूंगा मैं, आप टेंशन ना लें, आप भेजें मुझे, पैसे जरा भिजवा दें। अमाउंट रिसीव्ड ऊपर पड़ी है ना हर एक पॉइंट के साथ, ये ऊपर ही रखनी है आपने, नीचे नहीं आने देनी। नहीं नीचे आएगी तो अच्छा। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फॉर एग्रीइंग टू अ, कौन सी शर्त? कड़ी पकौड़ा शर्त या कड़ी शर्त? कड़ी शर्त। अच्छा ये जो पैसे हैं ये पुराने एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं, ये पैसे अभी वाले एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं, और ये पैसे फ्यूचर एम्प्लॉयर से भी मिल सकते हैं। अब इसकी अलग अलग मिसाल देने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने सुननी है तो आप टेक लगा के बेशक सुन लें। पुराने एम्प्लॉयर से भी पैसे मिल सकते हैं, इस एम्प्लॉयर से भी पैसे मिल सकते हैं, और बोलें फ्यूचर एम्प्लॉयर से भी पैसे मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो पुराने एम्प्लॉयर के पास थे, नए एम्प्लॉयर ने कहा कि मेरे पास आ जाओ लेकिन 3 साल तक छोड़ के नहीं जाना। आप अभी पुराने के पास ही थे, नए एम्प्लॉयर ने आपको पैसे भिजवा दिए, तो अब ये किस एम्प्लॉयर से पैसे मिले? फ्यूचर से। बोंगी ना मारिएगा, ये किस एम्प्लॉयर से पैसे मिले? फ्यूचर से। समझ आ गई बात? दोबारा सुन लें। आप किसी एक एम्प्लॉयर के पास थे, आप गोरमे में जॉब कर रहे थे, आपको कोका कोला ने कहा आ जाओ और 3 साल तक छोड़ना नहीं। आपने कहा यार मैं ऐसे नहीं करता, पैसे पूसे भेजो। आप अभी गोरमे में ही है, आपको पैसे आ गए उनकी तरफ से, तो ये किस एम्प्लॉयर ने पैसे भेजे? फ्यूचर एम्प्लॉयर ने। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है आप जो है वो गोरमे के अंदर जॉब कर रहे हैं और आप कोका कोला में चले गए, और गोरमे वालों ने कोई शर्त लगाई हुई थी आपसे, आपने गोरमे वालों का यार वो शर्त लगाई हुई थी मैंने पूरी कर दी थी। गोरमे वालों आपने कहा था 2 महीने तक कबीर वाला जाने में जाता रहा था, तो वो शर्त मैंने पूरी कर दी, अभी तक पेमेंट नहीं मेरी क्लियर हुई। तो अब आप बैठे कोका कोला में हैं और पैसे लेने जाएंगे पुराने एम्प्लॉयर से। कई दफा आपको पता है डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है लोगों की किसी बात पे, फिर पुराने बंदों से पैसे लेने जा रहे होते हैं लोग, तो पुराने बंदे से आप पैसे लेने जाएंगे। तो अब आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर से पैसे लेने जा रहे हैं या पास्ट एम्प्लॉयर से? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुराने एम्प्लॉयर से पैसे आए, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से पैसे आए, फ्यूचर एम्प्लॉयर से पैसे आए, और चाचू पैसे आ गए ना, बस बात खत्म हो गई। दैट इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी। और आखिरी बात, प्रोविडेंट फंड एक अरेंजमेंट होता है, प्रोविडेंट फंड इसमें कुछ पैसे एम्प्लॉय डालते हैं, कुछ एम्प्लॉयर। हर महीने एक बास्केट से ले लेते हैं, कुछ पैसे एम्प्लॉय डालते हैं, एम्प्लॉयर ने इधर से ही टूटी खुली होती है, ओहो, एम्प्लॉयर इधर से पैसे डाल देते हैं, ये बारों बार। तो इस बास्केट में कौन कौन पैसे डालता है? एम्प्लॉयर पैसे डालता है और एम्प्लॉय पैसे डालते हैं। और रिटायरमेंट के टाइम पे ये पैसे किसको वापस मिल जाते होंगे? एम्प्लॉयर वैसे तोहफे के तौर पे पैसे डालता रहता है, कभी जब दिल चाहे ना एम्प्लॉयर इसमें पैसे डाल देता है। वैसे ये सेविंग होती है, कल मैंने आपको कहा था
ये एक सेविंग होती है। एम्प्लॉय की तनख्वाह होती है तो एम्प्लॉय सोचते हैं मैं अपनी तनख्वाह घर ना लेके जाऊं और जाते जाते इसी बास्केट में डाल जाऊं। 3,000 रुपये भाई फरमा रहे हैं, कल की मिसाल में थे बिल्कुल। तो एम्प्लॉय सोचता है कि मैं अपने पैसे घर ना लेके जाऊं और जाते जाते इस बास्केट में अपने ही लिए, अपने ही फ्यूचर के लिए डालता चला जाऊं। तो एम्प्लॉय ये पैसे इस बास्केट में डालकर चला जाता है। जब एम्प्लॉय ये पैसे इस बास्केट में डालता है तो एम्प्लॉयर भी शर्मा शर्मी कुछ थोड़े से पैसे इसके लिए सरप्राइज के तौर पर डाल देता है, चल यार ये भी तेरे लिए। अब रिटायरमेंट के टाइम पे ये बास्केट पूरी किसको मिलती है? और उस वक्त इस बास्केट के ऊपर लाल रुमाल होता है वेलवेट का। अब ये एम्प्लॉय जो है इसको उठा के देखता है, ओए हो अंदर तो नोट ही नोट भरे होते हैं, हर महीने के पैसे इकट्ठे हुए हुए। अब इसमें बताएं इसको सरप्राइज कितना मिला, अपने पैसे या एम्प्लॉयर वाले पैसे? अपने ही पैसे तो कुछ डाल गया था जेब में, वो तो कल हमने अपने वाले पैसे सैलरी में ऑलरेडी डाल दिए हुए हैं। वो जो अपने पैसे इसने डाले थे कल बास्केट में, वो तो ऑलरेडी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो चुके हुए हैं। अपने पैसों की तो टेंशन नहीं है क्योंकि अपने ही पैसे ये डाल के गया था बास्केट में। हमने उससे कहा था ये तो तेरी सैलरी है। पैसे किसके आ रहे हैं सरप्राइज के तौर पे एम्प्लॉय को? जो इस बास्केट में किसने डाले? ये बास्केट क्यों बनाई गई थी? एम्प्लॉय सेविंग करना चाहता था। ये बास्केट किसके पास पड़ी हुई थी? एम्प्लॉयर के पास। एम्प्लॉय हर महीने अपनी तनख्वाह में से थोड़े से पैसे यहीं छोड़ जाता था और एम्प्लॉयर ने सोचा थोड़ा सा सरप्राइज मैं भी डाल दूं। अब रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसे मिलेंगे इसमें थोड़े से तो आपके अपने पैसे पड़े होंगे और थोड़े से वो पैसे पड़े होंगे जो एम्प्लॉयर ने सरप्राइज के तौर पे डाले। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या जाएगा? जो एम्प्लॉयर ने सरप्राइज के तौर पे डाले, क्योंकि एम्प्लॉय के जो पैसे हैं ना वो ऑलरेडी 50,000 वो जो सैलरी हर महीने उसमें ऐड होकर सैलरी का पार्ट बन चुके हुए हैं, इसलिए उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगेन यार ये बात थोड़ी सी फैल गई है, इसमें हमने प्रॉपर न्यूमेरिकल करना है। तकरीबन 45 मिनट लगते होते हैं इसका न्यूमेरिकल करने पे, तो इसलिए अगर बात समझ आ गई तो वेल एंड गुड, वरना इसका न्यूमेरिकल हमने करना है। तो आई होप वैसे समझ आ गई होगी। जी मोहतरम, वो करेंगे, हाँ वो तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना। हम एम्प्लॉयर जो पैसे सरप्राइज के तौर पे हमें दे रहा है उसमें हम करेंगे टैक्स कैलकुलेट। हाँ यार इसमें इंटरेस्ट भी होता है। वो तो फिर ये जो देखो ना जो मैंने लिखा हुआ है, इट विल बी डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वो फिर सारी बातें आज हो जाएंगी ना, फिर कुछ आगे के लिए भी तो रखना है ना, सारे मजे दुनिया में तो नहीं। ओके, नंबर 1 पढ़ें, फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड। किस फंड से पैसे आए? भैया चाचू ये मिला के पढ़े ना, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड इफ इट इज नॉट, नहीं रीपेमेंट के लफ्ज को काट दें, इफ इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, इफ इट इज, बल्कि इस इंग्लिश को आसान करवा देता हूं, इस इंग्लिश को आसान कर लेते हैं। इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कर लें, इफ इट इज नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, इफ इट इज नॉट, समझ आ गई? अगर ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सैलरी में ऐड होगा, तो ऊपर जाके लिखें इसका मतलब है ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी में ऐड होगा। ऊपर जाके लिखें इसका मतलब है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी में ऐड होगा। यहां स्टार डाल के ना पॉइंट 4 में प्लीज लिख लें, इसका मतलब है अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो सैलरी में ऐड होगा। तो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ऐड होगा? एम्प्लॉय का। अब जरा समझिएगा भी, अब जरा समझिएगा भी, ऐसे इंग्लिश घर जाके समझना है। देखें, अमाउंट रिसीव्ड from a basket, amount received from a, if it is not, अगर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं इनकम में ऐड करूंगा। तो अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर क्या है जो इनकम में ऐड करना चाह रहा है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो व्हाट विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम सैलरी? दैट विल बी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, बाकी ये टिक कर लें चीजें, ये तो कोई पढ़ाने वाली भी नहीं है, बस ओवर करते हैं। एनी पेंशन और एनओटी। पेंशन क्या होती है? मैंने आपको बताया, बड़ी डिटेल से हमारी क्लास होगी। पेंशन, ग्रेचुटी,
गोल्डन हैंडशेक, प्रोविडेंट फंड, इन सब में ज़रा डिफरेंस भी समझेंगे और इनकी ट्रीटमेंट भी समझेंगे। लेकिन पेंशन फिलहाल मुझे बता दें क्या होती है ये, हाँ, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं। और एनुटी पेंशन का एक और नाम है, एक और नाम है। और आगे क्या लिखा हुआ है पॉइंट जी में, एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर सेक्शन, वो तो अभी हमने पढ़ना है, तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी के डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो बता दें जी सैलरी में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 1 जो हमने पेज 82 से स्टार्ट किया, पे, वेजेस, बोनस, रिम्यूनरेशन, फीस, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन, सप्लीमेंट, ये सारी चीजें भी इनकम फ्रॉम अलाउंसेस सारे सैलरी में ऐड होंगे सिवाय रीइंबर्समेंट, सारी सैलरी में ऐड होंगी सिवाय ऑफिशियल ड्यूटीज वाली। अच्छा, 5 चीजें और सैलरी में ऐड होंगी, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप वाली अमाउंट, कंडीशंस वाली अमाउंट, या एक और मतलब रिस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट वाली अमाउंट। और इन द एंड 2 चीजें और ऐड होंगी। ये तो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप था, ये टर्मिनेशन रिलेशनशिप है, यानी ये रिलेशनशिप भी नहीं बल्कि ये तो रिलेशन खत्म हो रहा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के वक्त पैसे मिले, ये किस वक्त पैसे मिले, टर्मिनेशन के वक्त पैसे मिले। और ये किस मद में पैसे मिले, प्रोविडेंट फंड। अगर ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं है तो इनकम में ऐड होगा। तो फिर कौन सा कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। तो क्या ऐड होगा इनकम में, बोले हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कौन सा, तीसरा पॉइंट पढ़ लो, दोबारा पढ़ लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा नौकरी से निकल जाए, एम्प्लॉय ने कहा नहीं निकलता, एम्प्लॉयर ने कहा ये ले पकड़ पैसे, एम्प्लॉय ने कहा जा रहा हूं। अब टर्मिनेशन का मतलब क्या है वो समझ लें। टर्मिनेशन में ये भी होता है कि कंपनसेट किया गया आपको नौकरी छोड़ते हुए, या आपको रिडंडेंट किया जा रहा था, या आपकी नौकरी छीनी जा रही थी, उस वक्त आपसे सोने का हाथ मिला लिया, यानी पैसे दे दिए, सोने का हाथ मिला लिया, ये पकड़ो पैसे और जाओ, जान छोड़ो हमारी, कल से ना आना। आप लोग आइएगा, आप लोग आइएगा, ठीक है, जाएं साथ वाले को लेके। कोई नहीं होता तो मैं बताऊंगा इन चीजों को।